अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। रूह आखिरकार अपनी नींदें पूरी करके उठी तो उसे भूख सताने लगी, जबकि यारम उसके साथ ही आंखें मूंदे लेटा हुआ था। यारम, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? रूह मासूमियत से उसके चेहरे पे हाथ फेरती पूछने लगी, जबकि नींद में होने की वजह से 3 घंटे पहले यारम ने जो जुल्म उस पर किया था वो भूल चुकी थी। जाग रहा हूँ बेबी, वो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर चूमते हुए बोला। तो फिर कुछ करें, मेरे पेट में चूहे खुदकुशी करके हराम मौत मरेंगे। उन्हें कुछ खिलाकर उनकी जान बचा लें। रूह मासूमियत से अपने भूखे चूहों की दास्तान सुना रही थी। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे मासूम चूहों को इस तरह से हराम मौत नहीं मरने दूंगा। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं ऑर्डर करता हूँ। वो ज़ोर से उसका गाल चूमते हुए उठा। फिर हम बाहर चलेंगे घूमने के लिए। आज की रात मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल सरप्राइज़ प्लान किया है। वो मुस्कुरा कर उसे बताता हुआ लैंडलाइन फ़ोन उठाने लगा। यारम, बाहर तो बहुत सर्दी होगी ना? वो उसे देखकर पूछने लगी। बेबी, सर्दी जितनी महसूस करोगी उतनी लगेगी। तुम इसे महसूस ही मत करो। बस तुम आज रात के सरप्राइज़ के बारे में सोचो। मैं ये हनीमून तुम्हारा बेस्ट टूर बनाना चाहता हूँ। इसका एक एक पल हम सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। मैं इसे स्पेशल बनाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ इसे स्पेशल बनाने में तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी, है ना? वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए पूछने लगा तो रूह जोश में ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाने लगी। ये बात अलग थी कि अगर उसे पता होता कि यहाँ इतनी सर्दी है तो वह यहाँ कभी नहीं आती। वो अभी कपड़े निकालने जा रही थी कि उसी तरह बैग उठाकर बाहर आ गई। क्या हुआ? यारम भी परेशानी से उसे देखने लगा। यारम, ये सब मेरे कपड़े तो नहीं हैं। देखें, ये पता नहीं किसके कपड़े हैं। ये जीन्स, ये छोटी सी शर्ट्स, और मैं तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। ये मेरे नहीं हैं। वो हैरान और परेशान एक एक कपड़ा उठाकर दिखा रही थी जो वाकई ही उसके नहीं थे। यारम भी परेशान होकर खड़ा हो गया। लगता है तुम्हारा बैग किसी के साथ चेंज हो गया। रुको, मैं मैनेजर से पूछ के आता हूँ। वो सारे कपड़े बैग में डालते हुए बोला। ऐसे कैसे मेरा बैग चेंज हो गया? ये मैनेजर देख नहीं सकता था? रूह मुंह बनाकर बोली। मुंह बनाए इतनी क्यूट लग रही थी कि यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका। बेबी, गुस्सा मत करो, मैं अभी पूछ के आता हूँ उसे। तब तक तुम ये सारे कपड़े वापस पैक कर दो, जिसके हैं उसे भी वापस देने पड़ेंगे ना? और मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर निकल गया। हम आपसे माजरत ख्वाह हैं सर, आपकी वाइफ़ का बैग जिन लोगों के साथ बदला है वो यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं। होटल के मैनेजर ने अपनी मखसूस ज़बान में जवाब दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। यारम आइसलैंड ज़ुबान में जवाब देता हुआ वापस कमरे में आ गया। बेबी, कुछ भी पहन लो इनमें से, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर लाया हूँ। यारम कमरे में आते ही बेड पर लेट गया। जिन लोगों के साथ तुम्हारा बैग चेंज हुआ है वो इस होटल को छोड़कर जा चुके हैं। वो इस मुल्क में तुम्हें पाकिस्तानी कपड़े नहीं मिलेंगे। दुआ करो कि इस लड़की को वक्त पर पता चल जाए कि उसका बैग चेंज हुआ है। इसी कंडीशन में तुम्हें तुम्हारा बैग वापस मिल सकता है, वरना तुम्हें यहाँ पे इन्हीं कपड़ों के साथ गुजारा करना होगा। अगर तुम चाहो तो हम शॉपिंग पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हें ऐसे ही कपड़े मिलेंगे। यारम, मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, आपको तो पता है ना, मैं ये अजीब कपड़े नहीं पहन सकती। वो परेशानी से एक एक कपड़ा उठा कर उसे देख रही थी। देखो रूह, जल्दी फैसला करो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अब हम बाहर जाने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि कपड़ों की ज़िद की वजह से मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब हो। इसीलिए जल्दी से इनमें से पहनने के लायक कपड़े देखो और पहन लो, और फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम कल ही शॉपिंग करेंगे और तुम्हारे लिए कुछ पहनने के लायक कपड़े ख़रीद लेंगे। लेकिन वक्ती गुजारा तो करना पड़ेगा ना? प्लीज़ अब जल्दी करो। आपने मुझे हिजाब भी नहीं लाने दिया। अगर वो मेरे पास होता तो मैं नीचे यही कपड़े पहन लेती, लेकिन अब बिना अबाया के आप मुझे ये फ़िज़ूल नाकाबिल कबूल कपड़े पहनने के लिए कह रहे हैं। आपने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया? रूह ने उंगली उठाकर उसकी तरफ शक की नज़रों से देखा। रूह, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी को किसी की और की तवज्जो बनाएं। अगर मैं तुम्हें ऐसे कपड़े पहनाना चाहूँ तो मुझे इस तरह के बहाने करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें ये कपड़े पहनने दे रहा हूँ, वरना कब का बाहर रख के आग लगा चुका होता। अब जल्दी करो, कुछ पहन कर देख लो। यारम खुद ही बैग से कोई कपड़ा ढूंढने लगा, और फिर जीन्स के साथ एक लॉन्ग शर्ट नज़र आ ही गई, लेकिन अफसोस स्लीवलेस। ये लो, ये पहन लो। हाय यारम, ये कैसे पहनूं? इन कपड़ों के साथ बाजू का कपड़ा है ही नहीं, मैं नहीं पहन सकती। रूह कपड़े बेड पर फेंक कर वहीं मुंह बनाकर बैठ गई, लेकिन यारम की एक घूरी पर नज़रें पड़ते ही
वो खामोश हो गई। क्या चाहती हो तुम? मैं खुद अपने हाथों से पहनाऊं? यारम ने घूर कर कहा। नहीं, मैं खुद पहन लूँगी। वो मुंह बनाते हुए उठी और वॉशरूम में घुस गई। ऐसे मुंह बनाए हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि यारम का इस पर गुस्सा करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हाय ये मजबूरी। वो चेंज करके बाहर आई। कपड़े बिल्कुल उसके नाप के थे, लेकिन बाजू पे बिल्कुल भी कपड़ा न था। वो अपने एक हाथ से दूसरे बाजू को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अभी भी वो यारम से बहुत ज़्यादा शर्माती थी। और फिर कभी उसके सामने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, सो बहुत शर्म आ रही थी। यारम उसकी शर्मो हया देखकर बहुत महजूज हो रहा था। उसे मज़ीद शर्मिंदगी से बचाने के लिए यारम ने अपना जैकेट उतारा और उसे पहनाने लगा। उसने भी फ़ौरन जैकेट पहन ली। यारम बाजू का तो हो गया, लेकिन दुपट्टा नहीं है। दुपट्टे का तो मसला है रू, लेकिन तुम्हारे पास शॉल है ना? यारम ने बताया तो खुश हो गई। शुक्र है उसके पास शॉल तो थी, वरना ऐसे बेढंगे कपड़े वो पहन कर बाहर कैसे जाती। वैसे ये कपड़े सिर्फ उसी को बेढंगे लग रहे थे। यारम ने उसके लिए ऐसे कपड़े ढूंढे थे जिसे वो आसानी से पहन सके। इन कपड़ों में कहीं से भी वो बेलिबास नहीं हो रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बाहर निकलने लगे तो बाहर काफ़ी अंधेरा छा चुका था। यारम, ये इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? तुम्हें बताया तो था यहाँ पर 2-2 हफ्ते सूरज नहीं तुलू होता। तुम्हें कहा भी था उठ जाओ जल्दी चलते हैं, लेकिन तुमने तब मेरी बात नहीं मानी। अब अंधेरे में ही चलना होगा, और वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं। हाँ, सिर्फ 3 ही बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है शाम के 7 बज रहे हैं। रू उसके साथ चलते हुए बोल रही थी, जबकि अपने आप को मुकम्मल तौर पर शाल, टोपी, दस्तानों और जैकेट से ढका हुआ था। यहाँ आते ही यारम को एक बात पता चली थी कि उसे सर्दी बहुत लगती थी, या वो सर्दी को बहुत ज़्यादा महसूस करती है। ये बात अलग थी, अगर बर्फ़ गिर रही हो तो सर्दी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। ये यहाँ के लोगों का कहना था, और यारम भी इस बात से इत्तेफाक करता था। यारम, हम कहाँ जा रहे हैं? वो उसके साथ चलते हुए बोली। होटल की पिछली जानिब। यारम इसका हाथ थामे अपने साथ चलाए जा रहा था। फिर एक जगह जहाँ पर होटल के कुछ लोग खड़े थे, कुछ कर रहे थे, उनके करीब चला गया। सब काम हो गया? यारम ने पूछा। जी, सब हो चुका है, आप दोनों एंजॉय करें, आदमी कह कर चले गए। यारम, ये लोग आपसे क्या कह रहे थे? ये कौन सी ज़ुबान बोलते हैं? मुझे तो ये अरबी नहीं लगती। उन लोगों के जाने के बाद रूह यारम से पूछने लगी। हर मुल्क की अपनी ज़ुबान होती है रूह, हर कोई अपनी ज़ुबान बोलता है। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं, दुबई वाले अरबी में बात करते हैं, यहाँ के लोगों की अपनी एक ज़ुबान है। तुम इन सब को छोड़ो, यहाँ अंदर आओ। अगले 2 मिनट 50 सेकंड में तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वो उसे खींचकर उस जगह पर लाने लगा जहाँ कुछ देर पहले वो आदमी कुछ कर रहे थे। यहाँ एक गोल सी शक्ल में एक ग्रिल नुमा कोई चीज़ बनाई गई थी, जिसके आगे पीछे हर तरफ लाल गुलाब लगे थे। यारम ने ग्रिल का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर लाया। यारम, ये कितना प्यारा लग रहा है। रूह दिल से तारीफ़ करती हुई मुस्कुराई। हाँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। यारम ने उसका माथा चूमते हुए कहा। आज तक मैं कहता आया हूँ, आज तुम कहोगी। तुमने खुदा से मुझे तो मांग लिया, अब मुझे ये बताओ कि तुम मेरी हो भी कि नहीं। रूह, मैं तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामे पूछने लगा। रूह ने शर्माते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। ऐसे नहीं, ज़ुबान से बोलो। हाँ, रूह शर्माते हुए उसके सीने से लगी। ओहो, पूरा बोलो बेबी। यारम ने उसे खुद से करीब करते हुए मज़ीद बाहों में भरा। मुझे इन गोरों की ज़ुबान में बोलना है। अपना बचना मुश्किल देखकर रूह ने बहाना गढ़ा। अच्छा जी, ये भी अच्छी बात है। तो फिर कहो मुझसे कि एज एल्स का पेग। यारम ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा थामा। ये क्या है? रूह ने टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर उसकी आइसलैंडिक ज़ुबान का इजहार मोहब्बत सुना। इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम भी जल्दी से बोलो। मैं क्या बोलूँ? रूह ने शरारती अंदाज में कहा तो यारम उसे घूर कर रह गया। अच्छा अच्छा, कहती हूँ, ये बड़ी बड़ी आंखों से डराना बंद करें मुझे, रूह ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। यारम के डिम्पल नुमाया हुए। हाँ, क्या था वो? मैं भूल गई। वो आइगो माइगो। रूह, वो आइगो माइगो नहीं, एज एल्स का पिग है। यारम ने सदमे से आइसलैंडिक ज़ुबान का बेड़ा गर्क होते हुए सुना। हाँ हाँ, वही, आइस एल्स का पिग। रूह ने
दांत दिखाते हुए कहा और उसका इजहार करते ही आसमान से बर्फ़ गिरने लगी। यारम ने पूरा इंतज़ाम किया था कि वो इससे इजहार मोहब्बत करेगी तब ही बर्फ़ गिरना शुरू होगी, इसलिए वो इतनी जल्दी मचा रहा था। इससे पहले उसने हर एक सेकंड के टाइम का हिसाब किया था। यहाँ के लोग तो पहले ही अंदाज़ा कर चुके थे कि बर्फ़ कब गिरना शुरू होगी, लेकिन यारम को इस बात का अंदाज़ा हरगिज़ न था कि उसका इजहार मोहब्बत इस तरह होगा। वो इसे मोस्ट रोमांटिक बनाना चाहता था, लेकिन रूह का आइसलैंडिक ज़ुबान सीखने का शौक़ इसके इजहार मोहब्बत का बेड़ा गर्क कर गया था। यारम का इरादा अभी वहीं रुकने का था, लेकिन रूह ने बर्फ़ की वजह से जल्दी वापस चलने को कहा। यारम का कहना था कि वो डिनर करके जाएंगे, लेकिन रूह ने कहा कि वो डिनर भी रूम में करेंगे क्योंकि इसे बहुत सर्दी लग रही थी। आखिर यारम को रूह के आगे हार माननी पड़ी। वो इसे रूम में चलने का कहकर खाना ऑर्डर करने चला गया। इस लड़की को देखो, कितनी खूबसूरत और हॉट है। हाँ यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है। रूह अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब पास खड़े लड़कों ने उसकी तरफ देखकर कमेंट्स पास किए। रूह तो उनकी ज़ुबान समझी ही नहीं और ना ही उसने उन लड़कों को अपनी तरफ मतवज्जा देखा। वो तो उनके पास से गुजरा तो अपने कमरे की तरफ जाने लगी, जबकि यारम ये सब कुछ सुन चुका था। गुस्से से उसके माथे की रगें तक बाहर उभर आई थीं। कोई उसकी बीवी पर इस तरह से कमेंट पास करे, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो तो किसी दूसरे की माँ बहन की ज़ात पर इस तरह के कमेंट बर्दाश्त नहीं करता था। यहाँ तो उसकी अपनी बीवी के बारे में बात हो रही थी। वो खामोशी से खाना ऑर्डर करके वहाँ से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, जब मुड़कर एक दफ़ा उन दोनों लड़कों को देखा जो अब किसी और लड़की को देखकर इसी तरह के कमेंट पास कर रहे थे। उसने कमरे में कदम रखा तो रूह उसका कुर्ता पहनकर, जो कि ज़मीन पर लटक रहा था, नमाज अदा कर रही थी। उसने मुस्कुरा कर उसे देखा। उसके कुर्ते में वो ना सिर्फ बहुत प्यारी लग रही थी, बल्कि यारम तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि कितने हक़ से वो उसकी चीज़ें इस्तेमाल कर रही है। वो बेड पर बैठ के उसके नमाज से फारिग होने का इंतज़ार करने लगा, तब यही वेटर खाना लेकर आ गया। यारम ने दरवाजे से ही उसके हाथ से खाने वाली ट्रे को खुद पकड़ ली और अंदर घसीट लाया। फिर खाना टेबल पर लगा कर उसका इंतज़ार करने लगा, जो अब दुआ मांग रही थी। मैं ये कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो नमाज से फारिग होकर वॉशरूम जाने लगी। अरे क्यों जा रही हो? इतनी प्यारी तो लग रही हो। इनमें क्यों चेंज करना चाहती हो? यहाँ आओ, बैठो और खाना खाओ। कहाँ प्यारी लग रही हूँ? मुझे तो लगता है मैं इसमें गुम हो जाऊँगी। रूह ने मुंह बनाकर कहा। डोंट वरी, मैं ढूंढ निकालूंगा, यारम ने हंसते हुए कहा। वो उसके करीब आकर बैठ गई। आप कितने झूठे हैं ना। आप कहते हैं आप मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं आपसे एक चीज़ मांगती हूँ, वो आप मुझे देते ही नहीं। रूह रूठे अंदाज में बोली। अरे मेरी जान, मैं तो इंतज़ार में बैठा रहता हूँ कि तुम कब मुझसे कुछ मांगोगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यारम पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, जब रूह ने अपने हाथ की शहादत की उंगली उसके डिंपल पर रखी। ये, मुझे ये चाहिए। अरे मेरा बेबी, ये तो हैं ही तुम्हारे, तुम जब चाहो ले लो। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इस गाल पे एक टैटू बनवा लेता हूँ जिस पे लिखा हो रूहे यारम की प्रॉपर्टी, ताकि ये तुमसे कोई भी छीन ना पाए। उसने मुकम्मल डिंपल्स की नुमाइश करते हुए अपने लब उसके गाल पर रखे। यारम आंखें बंद करें, रूह ने शर्माते हुए कहा। क्यों? यारम का बस चलता तो कभी उसका ये शर्माया शर्माया रूप अपनी आंखों से ओझल ना होने देता। करें ना प्लीज़, रूह ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। ओके, यारम ने बस इतना कहकर आंखें बंद कर लीं। नो चीटिंग, रूह ने फिर से कहा। ओके, नेवर चीट रूह, यारम आंखें बंद किए हुए बोला। रूह ने यकीन करके उसकी आंखें बंद हैं उसके चेहरे के करीब आई और अपने होठों को बिल्कुल उसके लबों के करीब ले गई, मगर हिम्मत ना कर पाई, इसलिए पीछे हो गई। फिर हौसला पैदा किया और फिर उसके करीब गई। रहने दो रूह, तुमसे नहीं होगा, यारम आखिरकार बोल पड़ा। होगा ना, रूह कॉन्फिडेंस से बोली, मगर लड़खड़ा गई। ओके देन, वो इसी अंदाज में कहता मज़ीद उसके करीब हुआ। रूह ने एक बार फिर से अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की और उसके करीब गई और फिर हिम्मत हार के उसके गाल पर अपने लब रखे। बस हो गया, कहा था ना तुमसे नहीं होगा। यारम जी भर के बदमज़ा हुआ। हाँ, मुझसे नहीं होता और आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मुझसे बात मत किया करें। रूह अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए उठकर बेड पर चली गई और सर से पैर तक कंबल तान कर लेट गई, जबकि उसका प्यारा सा रूप यारम को अंदर से सरशार कर गया था। रूह की आंख खुली तो अपने आप को यारम के हिसार में पाया। वो मुस्कुराते हुए उठी और वॉशरूम जाने लगी, जब बाहर से ज़रा ज़रा शोर
کی آواز سنی تو کھڑکی کی طرف جانے لگی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ یارم نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ اس بات کو یارم نے خود ہی بعد میں بتایا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی تو باہر مکمل اندھیرا تھا، لیکن باہر مین گیٹ نظر آ رہا تھا۔ یہاں پر کچھ لوگ یونیفارم میں کھڑے تھے جو کہ ہاتھ میں ٹارچ لیے آگے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ ہوٹل کی انتظامیہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ یارم کو جگائے، لیکن وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اس لیے اسے جگائے بغیر ہی وہ کھڑکی پر کھڑے ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان لوگوں سے کیسے پوچھتی کہ آخر کیا مسئلہ ہے، کیونکہ نہ تو اسے انگلش ٹھیک سے آتی تھی اور نہ ہی ان کے ملک کی زبان، اس لیے خاموشی سے کھڑی یہ سب دیکھتی رہی۔ پھر وہاں ایک ایمبولینس آئی اور 2 لوگوں کو گاڑی میں ڈال کر لے گئی۔ یا خدایا، اس کا مطلب یہاں قتل ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بیمار ہوں، ضروری تو نہیں وہ لوگ مرے ہوئے ہوں، لیکن اگر وہ لوگ صرف بیمار ہوتے تو پولیس یہاں کیوں آتی؟ یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے اس نے یارم کو جگانا بہتر سمجھا۔ یارم اٹھے، دیکھیں باہر پولیس آئی ہے، مجھے لگتا ہے یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، ایمبولینس بھی آئی ہے، کچھ لوگوں کو لے کر گئے ہیں یہاں سے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کو جگانے لگی، لیکن شاید یارم کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ کروٹ لے کر دوسری طرف مڑ گیا۔ یارم اٹھے نا، دیکھے نا۔ روح نے ہمت نہ ہاری، ایک بار پھر سے اسے جگانے لگی، جب اچانک یارم نے اسے پکڑ کر ایک جھٹکے سے بیڈ پر گرایا اور اس پر جھکا۔ تمہیں کیا ہے؟ جو بھی کریں دوسروں کی فکر کرتی ہو، کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ اس کے ارادے جان کر روح نے فوراً بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن یارم کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہ تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینکتا اس پر ایک بار پھر سے چہرہ جھکا گیا۔ یارم میری بات تو سنیں، باہر وہاں۔ اس سے پہلے کہ روح کچھ اور کہتی، یارم اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ میری بات سنو، آئی لو یو، سب بھول جاؤ، صرف میرے بارے میں سوچو، صرف مجھے سنو۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا دھیرے دھیرے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں روح بھول ہی گئی کہ وہ اسے کیا کہنے والی تھی۔ اگر یاد رہا تو بس اتنا کہ اس وقت یارم کی باہوں میں ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے یارم اسے کسی اور دنیا میں لے گیا، جہاں صرف روح اور یارم تھے، جہاں کسی تیسرے کا کوئی وجود نہ تھا۔ اپنے چہرے پر، اپنے ہونٹوں پر، اپنی گردن پر یارم کے لبوں کا لمس محسوس کرتی، وہ اس وقت صرف یارم کو ہی سوچ رہی تھی، جبکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا یارم مکمل طور پہ اپنی روح میں کھو چکا تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے۔ یارم کمرے میں نہیں تھا۔ اٹھ کر فریش ہوئی اور یارم کا انتظار کرنے لگی۔ یارم کے پاس اس کا فون نہیں تھا اور اپنا فون لایا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ اپنا فون ساتھ لائی تھی، لیکن اس فون پر سوائے یارم کے اور کوئی فون نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات روح کو پتہ ہی نہیں تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی یارم واپس نہیں آیا۔ نہ جانے کہاں چلے گئے، بتا کر تو جاتے۔ وہ کافی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی۔ ویٹر اس کے لیے ناشتہ لے آیا، لیکن وہ اس سے بھی یارم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ اس بیچاری کو اردو کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں آتی تھی، اور روح اس کی زبان سمجھ جائے یہ تقریباً ناممکن تھا۔ خود کمرے سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے یارم کے وہ تھپڑ آج بھی یاد تھے۔ جب کچھ بھی نہ بچا تو وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یارم تقریباً 12 بجے واپس آیا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی روح منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کے اس طرح سے بیٹھنے پر یارم بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تو میرا بیبی ناراض ہے مجھ سے؟ میرا بچہ بات بھی نہیں کرے گا مجھ سے؟ وہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں لیا۔ مجھے لگا ابھی تمہارے جاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے گیا تھا۔ ہاں تو بتا کے تو جا سکتے تھے نا، میں کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ جائیں، مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ ایسے کیسے مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ اب بھی غصے سے منہ پھیرے ہوئے تھی۔ بیبی بولا نا آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ کر بولا، اٹس اوکے، لیکن آپ گئے کہاں تھے؟ اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹاتے ہوئے پوچھا، ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے آنکھیں بند کرو۔ آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں؟ روح آنکھیں چمکا کے بولی، ہاں لایا ہوں بابا، گفٹ لایا ہوں تمہارے لیے، اب آنکھیں بند کرو۔ یارم نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ روح نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ جب یارم اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا تب روح نے ذرا سی آنکھ کھولی۔ نو چیٹنگ، یارم نے سختی سے کہا۔ اوکے سوری، اب نہیں کرتی، روح نے زور سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جب یارم نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے ہوئے کچھ پہنایا۔ دنیا کی سب سے خاص لڑکی کے لیے ایک خاص تحفہ۔ آنکھیں کھولوں؟ روح نے ایکسائٹمنٹ سے پوچھا۔ ہاں اب کھولو۔ یارم
का ऑर्डर मिलते ही रूह ने फ़ौरन आंखें खोलीं और अपने गले में पहना लॉकेट देखने लगी, जिसमें एक नीले रंग का हीरा था। इस हीरे को इस चेन में किस तरह से जोड़ा गया था समझना बहुत मुश्किल था, जबकि हीरे के अंदर एक तहरीर लिखी थी। यारम, ये क्या लिखा है इसके अंदर? समझना मुश्किल था, लेकिन उसके अंदर रूह यारम पढ़ना इतना मुश्किल न था। यारम अस्कलार रूह, यानी यारम अपनी रूह से बेइंतहा मोहब्बत करता है। यारम ने उसकी आंखों में देखते हुए हीरे पर लिखी तहरीर उसे सुनाई। रूह ने शर्माते हुए नज़रें झुका लीं। वैसे तुम आई लव यू टू बोल सकती हो, यारम ने शरारत से कहा। उफ लड़की, कितना शर्माती हो। चलो इधर आओ और बदले में मुझे इसके कोई गिफ्ट दो, यारम ने खींचकर उसे अपने करीब करते हुए कहा। मैं क्या दूँ? वो इतनी हल्की आवाज़ में मिनमिनाई कि यारम बमुश्किल सुन पाया। वो जो कल देने वाली थी, यारम ने उसके होंठों पर उंगली सहलाते हुए कहा। मैं तो नहीं दूंगी, रूह शरारत से कहते उसे धक्का देकर दूर हुई, जबकि यारम ने एक ही झटके में उसे पकड़कर वापस अपने करीब तर कर लिया। लेकिन तुम मुझे जानती हो, मैं तो ले ही लूँगा, उसके होंठों पर पूरे इस्तेहकाक से मोहर सब्त करते हुए कहा। तुमने मुझे पागल कर दिया है। सोचता हूँ तुम मुझसे दूर चली गई तो मेरा क्या होगा। आई लव यू, उसके चेहरे पर जा बजा अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ता एक बार फिर से उसके होश ठिकाने लगा रहा था, जब अचानक रूह को सुबह वाला किस्सा याद आ गया। यारम, सुबह होटल में क्या हुआ था? आप तो बाहर गए थे ना, कुछ पता चला होगा पुलिस क्यों आई थी? रूह पूछने लगी। हाँ, वो दो लड़के थे, किसी ने उनकी ज़ुबान काट दी और उनके जिस्म पर छोटे छोटे ज़ख्मों के निशान थे, जैसे किसी ने ब्लेड से उनके जिस्म के छोटे छोटे हिस्से काटे हों। वैसे खबर मिली है कि वो रेप करके इस होटल में छुपे हुए थे। पुलिस वैसे भी उनकी तलाश में थी। अच्छा ही हुआ किसी ने पुलिस की हेल्प कर दी, यारम ने मुस्कुराते हुए बताया। यारम, लेकिन वो पुलिस को गिरफ्तार भी तो करवा सकता था, इस तरह से उन पर जुल्म करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो बेहिसी की इंतहा है। बेचारे कितनी तकलीफ़ में होंगे और किसी ने उनकी ज़ुबान काट दी, जिस्म पर कट लगा दिए। जाने कितना बेहिस इंसान है जिसे इन पर तरस नहीं आया। इंसान तो हो ही नहीं सकता, कितना बेरहम था वो। बस बहुत हो गया, क्या बेकार बातें लेकर बैठ गई हो? कब से बकवास किए जा रही हो? कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास करने को? वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि रूह घबरा कर उससे दूर हुई। मैं तो बस, वो मिनमिनाई, जब यारम ने खींचकर उसे अपने करीब किया। दूर मत जाया करो मुझसे, कभी नहीं, वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला। उसके हाथ की गिरफ्त इतनी सख्त की कि रूह को अपने बाजू में उसकी उंगलियां दस्ती हुई महसूस हुई। यारम, मुझे दर्द हो रहा है। उसने यारम के हाथों पे अपने हाथ रखने की कोशिश की। मुझसे दूर नहीं जाओगी? एक अजीब सा जुनून था जिससे वो पूछ रहा था। कहाँ जाऊंगी आपके बगैर? क्या हो गया है आपको? छोड़े मुझे, वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना तो मैं जान ले लूँगा, तो उसके बाजू छोड़कर उसे अपने सीने में भींचते हुए बोला, जबकि रूह हैरान और परेशान उसका ये रूप देख रही थी। यारम बेमकसद गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा था। ये गाड़ी उसने यहाँ आकर ली थी। तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे इसे कमरे से निकले हुए, और पिछले 3 घंटे से वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था वो ज़रूर रूह को कुछ न कुछ कर देगा, और वो रूह को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था। वो इसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। और वही तो थी जिसके सामने वो अपने दिल की हर बात कहना चाहता था। वो उसे तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझे कोई नहीं समझ सकता, तुम समझने की कोशिश करो रूह, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। मेरा यकीन करो रूह, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जो भी करता हूँ वो बिल्कुल सही है, अच्छे के लिए है। मैं तुम्हें तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम तो उस दरिंदे की ज़िंदगी में आया हुआ फ़रिश्ता हो। उसे याद था जब यारम ने रूह को गले लगाया, वो किस तरह उसकी गिरफ्त में मचली थी। वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, उससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। यही बात यारम को अंदर तक हिला गई थी। वो उसकी गिरफ्त को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी जब यारम ने खुद ही उसे खुद से दूर किया और कमरे से बाहर निकल गया। तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो रूह। जब पहली बार तुम आई, वो मासूम चेहरा, वो मासूम रूप मुझे अंदर तक हिला गया। वो जो मुझे पहली नज़र में हो गई वो मोहब्बत थी। हाँ, मैं तुम्हारे सामने पहली नज़र में ही हार गया था। तुम्हारा मासूम चेहरा मुझे एक ही नज़र में अपना दीवाना कर गया।
اس دن میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ تم میری زندگی میں آؤ گی، لیکن میں جانتا تھا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی دنیا کا ایک شیطان ہوں، ایک درندہ جسے کبھی کسی پر ترس نہیں آتا۔ میں نے اسی وقت اپنے جذبات کو لگام دینے کی کوشش کی، لیکن جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم فلائٹ میں ڈر گئی تھی تو میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ بھول بھال کے تمہیں اپنے سینے سے لگا کر تمہارا سارا ڈر بھلا دوں۔ کمرے میں سے نکل کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ میرا دل چاہا میں تم سے سختی سے بات کروں، تمہیں نرمی سے مخاطب کر کے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں کر پایا روح۔ بہت کوشش کے باوجود تمہارے ساتھ سختی سے بات نہیں کر پایا۔ اسی وجہ سے میں اس دن کمرے سے باہر نکل گیا، کبھی تمہارے سامنے واپس نہ آنے کے لیے۔ لیلا نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اور تمہاری معصومیت ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ مجھے بے بس کرتی رہی۔ اور پھر اس دن تم چلی گئی فلیٹ سے۔ روح، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی میں تم سے دور رہوں، لیکن نہیں رہ پایا۔ تمہاری غلطی ہے، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ ہاں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے، محبت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن نمازوں میں مجھے مانگ مانگ کر خود سے عشق کرنے پر مجبور کیا تم نے۔ ہاں، ساری غلطی تمہاری ہے۔ مجھے اپنے آپ سے عشق کرنے پر مجبور کرنے والی تم ہو۔ تم آئی تھی میرے پاس، میں تو تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ جی، پلیز میری روح کو مجھ سے دور مت کیجیے گا۔ وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں بے رحم بے حس ہوں؟ اللہ جی، مجھے میری دنیا کی نظروں کے سامنے گرا دیں، لیکن روح کی نظروں میں اچھا بنا دیں۔ میری روح مجھ سے نفرت نہ کرے، برداشت نہیں کر سکتا وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ ہاں، میں نہیں برداشت کر پاؤں گا۔ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں اسے بھی مار دوں گا۔ وہ صرف میری ہے۔ سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا۔